हेलो जी, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करेंगे एक वन शॉट में, एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन को क्या प्लांट डायरेक्टली ले सकते हैं। तो देखो जी, नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बना चुकी है, यानी कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इनर्ट मॉलिक्यूल के रूप में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, यानी कि वो किसी और से कंबाइन नहीं हो सकती है। इसलिए प्लांट है जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। इसलिए प्लांट को जो नाइट्रोजन है वो इनडायरेक्टली लेना पड़ता है। और जो प्लांट यानी कि इनर्ट मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और यदि प्लांट इसको इनर्ट रूप में ले भी ले कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो इस फॉर्म में ले भी ले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इन 3 बॉन्डों को तोड़ सके। ठीक है, इसीलिए भी उसके लिए लाभदायक नहीं है कि सारी एनर्जी इसके में लगा देगा तो फिर दूसरे काम कैसे करेगा वो हैं। तो इसमें जो 3 बॉन्ड है इसमें बहुत सारी एनर्जी लगी बॉन्ड तोड़ने में भी। तो इसलिए इन्होंने प्लांट ने ऐसा ही ले लिया, इनर्ट मॉलिक्यूल इनर्ट फॉर्म में ले लिया, तो अभी उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। और क्यों तोड़ना क्यों ज़रूरी है इसको? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये अलग फॉर्म में आ जाएगा, जैसे NH3 के फॉर्म में, NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, जब ये ऐसे आ जाएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन CO2 के साथ बाइंड कर लेगा। और तभी क्या हो गए, तभी जो बायोमोलिक्यूल्स में बन सकेंगे प्लांट के अंदर, तभी बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे। यदि क्योंकि इनर्ट मॉलिक्यूल है ये, अभी नाइट्रोजन है ये, ऐसे कार्बोहाइड्रेट CO2 और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बायोमोलिक्यूल नहीं बनेंगे। बायोमोलिक्यूल नहीं बनेंगे तो प्लांट मर जाएगा। इसीलिए ये किस फॉर्म, इसलिए प्लांट इसको अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेता है। अमोनिया यानी कि NH4, नाइट्रेट यानी कि NO3, और नाइट्राइट का मतलब है NO2। इस फॉर्म में लेता है, ये सिंपल फॉर्म है। वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी नाइट्रोजन को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना एक प्रकार से, उसे ही कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 टाइप है एक प्रकार से। पहला है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जो इंडस्ट्री वाले करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एक है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें बैक्टीरिया आ गया जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है वो 2 प्रकार से हो सकता है, कि सिम्बायोटिक और एक एसिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि जो कोई बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, वो किसी प्लांट की रूट में है। ठीक है। और एसिम्बायोटिक का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया अलग है। तो देखो, हम एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्लांट्स है वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में क्यों होता है? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में ही जो बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है वहाँ से। और यदि बैक्टीरिया प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, लेग्यूम प्लांट के अंदर जो मटर वाले पौधे हैं उनके अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, तो वो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए वो एंजाइम नहीं है। नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो एंजाइम नहीं है। वो एंजाइम बैक्टीरिया के पास है, जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो याद होनी चाहिए। सबसे पहले है अमोनिफिकेशन। क्या होता है जी? देखो, अमोनिफिकेशन क्या है, जो सोइल में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जब वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है NH4, उसको हम कहते हैं कि अमोनिफिकेशन हो गया। यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। तो हमने कह दिया अमोनिफिकेशन NH4
इसके बाद है प्लांट एसिमिलेशन। प्लांट एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि प्लांट ऑब्जर्व कर लेगा नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सिंपल फॉर्म में उसको एसिमिलेशन कर लेंगे, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड बना लेंगे, यूज कर लेंगे अपने में यूज कर लेंगे, अपने काम के लिए यूज कर लेंगे, वो प्लांट एसिमिलेशन है। इसके बाद है इमोबिलाइजेशन, यानी कि जो माइक्रोबियल अब्जॉर्प्शन है, यानी कि नाइट्रोजन के द्वारा वो एसिमिलेशन हो गया। इमोबाइलेशन ये है क्या, माइक्रोबियल अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया थे उन्होंने नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लिया और उसका एसिमिलेट यूज कर लिया, उसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन। इसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो नाइट्रिफिकेशन इसका मतलब है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया और वो कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में, NO2 में, और फिर नाइट्राइट का भी ऑक्सीडेशन हो गया और वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाना और नाइट्राइट का फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि इस प्रकार से इसका उल्टा करना है, सीधी सी बात पर थोड़ा सा अंतर आएगा। जो नाइट्रेट था वो नाइट्रेट से हम बना देंगे नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रेट से क्या बना दिया, नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया, N2O, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड से क्या बना दिया, नाइट्रोजन बना दिया। ठीक है। नाइट्रेट से नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया और फिर नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रोजन बना दिया, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। इसके बाद है अमोनियम फिक्सेशन, यानी कि सोइल के जो पार्टिकल्स में अमोनिया चला जाता है। जब सोइल के जो पार्टिकल उसके अंदर अमोनिया आ गया, सोइल में अमोनिया आ गया, तो उसको हम कहते हैं कि अमोनियम फिक्सेशन हो गया। इसके बाद है वोलेटाइलाइजेशन, यानी कि जो अमोनिया गैस है वो लॉस हो गई सोइल से और एटमॉस्फेयर में चली गई, यानी कि लॉस ऑफ अमोनियम गैस फ्रॉम सोइल सरफेस, और कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए, उसको कहते हैं हम वोलेटाइलाइजेशन। इसके बाद है नाइट्रेट रीचिंग, यानी कि जो फिजिकल लॉस होगा नाइट्रेट का बाई ग्राउंड वाटर डिजोल्व, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट रीचिंग है। यानी सीधी सी बात है कि फिजिकल लॉस हो गया किसका, नाइट्रेट का फिजिकल लॉस हो गया। एक लास्ट टर्म है एनामॉक्स। एनामॉक्स क्या है, देखो जब नाइट्राइट और अमोनिया मिलता है और एनारोबिक कंडीशन में वो नाइट्रोजन बना देता है। एनारोबिक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो नाइट्राइट और अमोनिया मिलकर नाइट्रोजन बना देना एनारोबिक कंडीशन में, उसे कहते हैं एनामॉक्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल जी। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सर्कुलेशन एंड रीसर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और जो हम पढ़ के आए थे वो ये रहा, जो इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी थी हमने, एनामॉक्स पढ़ी थी, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ी थी, नाइट्रिफिकेशन पढ़ी थी। हैं, ये इसका एक फ्लो चार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने वो इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ ली है। तो एक बात है कि क्या बैक्टीरिया में नाइट्रोजन का योगदान है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया को किस तरीके से चाहिए, यानी कि क्या नाइट्रोजन की आवश्यकता है बैक्टीरिया में। देखो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, बैक्टीरिया को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। यदि बैक्टीरिया को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती तो उसके अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम क्यों होता, तो ये उसको नीड है नाइट्रोजन की। ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, और प्लांट को भी है। अब ये जो लेग्यूम प्लांट होते हैं यही नहीं कर पाते नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाकी तो सब कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बहुत आलसी प्लांट है ये। और देखो अब हम देखते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम वही एंजाइम है जो क्या कराएगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये है वो नाइट्रोजन एंजाइम है जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है ओनली, और एक की एंजाइम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। यही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और ये सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, यानी कि
ये नाइट्रोजन कालिया है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कालिया है एक प्रकार से। यानी कालिया का मतलब ये है कि इसको ऑक्सीजन से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ऑक्सीजन से नफरत करता है। यदि इसको ऑक्सीजन दिख गई ना तो ये काम ही नहीं करेगा कालिया। ये इसको अनएरोबिक कंडीशन चाहिए। कैसी कंडीशन चाहिए इसको? अनएरोबिक कंडीशन, यानी कि बिना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए तभी ये काम करेगा। और इसलिए उनके पास लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक और चीज़ होती है, लैग हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, जो लैग हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को स्क्वेंच कर लेता है, ऑक्सीजन को खा जाता है एक प्रकार से हैं। तो एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है, नाइट्रोजनेज एंजाइम कार्य करता है। इसके ये टाइप देखो जी कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो हम सबसे पहले हम N2 देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे और 8 प्रोटॉन देंगे और 16 ATP देंगे, तब जाके नाइट्राइट बनेगी, नाइट्राइट बनेगी 2NH3, H2 बनेगा, 16 ATP बनेगी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगी। ये आगे हम देखेंगे। और नाइट्रोजन एंजाइम के टाइप्स है, जैसे कि मोलिब्डेनम MO, वेनाडियम V, आयरन Fe, ये इसके टाइप से कुछ है। और जो नाइट्रोजन एंजाइम है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। देखो कंपोनेंट 1 में क्या है, ये देखो, ये आपने 8 के अंदर 8 बना देना है एक प्रकार से, समझो, इसको समझना है हमने। डायग्राम भी याद ये अब हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए अच्छे प्रकार से, इस डायग्राम की भी फीलिंग आनी चाहिए हमको। तो कंपोनेंट 1 में क्या है, देखो यह कंपोनेंट 1 ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 कंपोनेंट होते हैं जो नाइट्रोजनेज एंजाइम, इसके बाद 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे सबसे पहले, तो देखो 8 के अंदर 1 और 8 है, तो ये जो ऊपर वाले है वो कैसे है, अल्फा, और फिर दो नीचे जो 2 बचे गए वो कैसे है, बीटा। और MO क्या है, मोलिब्डेनम था और आयरन है, मोलिब्डेनम है और आयरन है। ये देखो, यदि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है देखो, ये देखो जी, ये मोलिब्डेनम रहा और ये आयरन रहा। इसके अंदर ये कौन सा, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, इसके अंदर ये मोलिब्डेनम और आयरन है। और ये जो ये है बीटा और ये भी बीटा है। और यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये क्या, ये जब ये मिल जाते हैं, यानी कि एक यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ के बीच में क्या है कि इस पॉइंट पर आयरन क्लस्टर है, इस पॉइंट पर आयरन क्लस्टर है, इसको पी क्लस्टर भी कहते हैं। ये कब बनता है, जब ये बीटा वाला और ये बीटा वाला आपस में आके यहाँ पर हाथ मिला लेते हैं तो आयरन क्लस्टर पी क्लस्टर बन जाता है। अब इसके बारे में कुछ कंपोनेंट 1 के बारे में, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें कि ये कैसा है, ये देखो, ये हेटर टेट्रामर है। ये कैसा है, हेटर टेट्रामर है, यानी कि हेटर टेट्रामर है। हेटर क्यों यूज किया, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर है, किसी में अल्फा किसी में बीटा, इसलिए हेटर लिख दिया। टेट्रामर की चार भुजाएं इसके प्रकार से 4 ही है, ऊपर 2 थे ना, 4 हो गए, तो हेटर टेट्रामर है, 2 अल्फा 2 बीटा 4 हो गए। और डाई नाइट्रोजनेज है, क्या है, डाई नाइट्रोजनेज है, DN। और जो मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन है, इसका नाम है ये, इसको हम डी नाइट्रोजनेज भी कह देते हैं कंपोनेंट 1 को, और मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन भी कह देते हैं, MO और Fe प्रोटीन भी कह देते हैं। तो जो कंपोनेंट 1 है इसका क्या नाम है, इसका नाइट्रोजनेज भी नाम है इसका, मोलिब्डेनम और आयरन भी नाम है इसका। और ये कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाता है। इसका मेन वर्क क्या है, फिक्सेशन करने का, इसका मेन वर्क है फिक्सेशन करने का, फिक्स करता है ये। और ये लार्ज है साइज में, दिख ही रहा है, 8 है आगे तो दिख ही रहा, और मतलब टेट्रामर है, 4 है आखिर, लार्ज साइज है इसका। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपोनेंट 1 के। जो ये कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाता है, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करो, अच्छे से फीलिंग लेंगे। ये अब कंपोनेंट 2 की बात करते हैं। तो कंपोनेंट 2 में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें क्या है, डाइमर है, दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं होमोडाइमर है। ठीक है, दोनों में क्या है, आयरन है। और जो बीच में मिला, जहाँ से बीच में मिले हुए हैं उसको क्या कहते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर है, उसको हम कहते हैं आयरन सल्फर क्लस्टर है। वहाँ पर कौन सा क्लस्टर था, वहाँ पर आयरन क्लस्टर था ओनली,
कंपोनेंट 1 में। और जब हम कंपोनेंट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल आयरन और सल्फर क्लस्टर 2 आ जाता है, आयरन के साथ सल्फर भी आ जाता है। तो आयरन सल्फर क्लस्टर कंपोनेंट 2 में है और आयरन क्लस्टर ओनली कंपोनेंट 1 में था। और ये होमोडाइमर है और इसको आयरन प्रोटॉन भी कह देते हैं, क्योंकि आयरन ही भरा हुआ है, ऊपर में भी आयरन, नीचे में भी आयरन है Fe, तो इसको आयरन प्रोटॉन भी कह देते हैं। उसको हम डी नाइट्रोजिनेज कह रहे थे, तो इसको हम कहेंगे डी नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। इसको हम क्या कहेंगे, डी नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज भी कह देते हैं इसको हम। और ये एटीपीएज की एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है। और ये स्मॉल है जी, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, आखिर ये काम कैसे करता है। यहाँ पर देखो जी ज़रा, यहाँ पर लेंगे इसकी फीलिंग हम। देखो अब हमको देखो क्या क्या चाहिए, क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले हमको 8 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 8 प्रोटॉन, 8 H+ देने पड़ेंगे, 16 ATP देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनर आएगा, हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। जब हम 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, 8 H+ देंगे और 16 ATP देंगे, तब हमको 16 ATP, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 NH3 और H2 मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है यहाँ पर एक आएगा बाहुबली, जिसका नाम है फिरोडोक्सिन रिडक्टेज। यह क्या है, यह इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉनों को दान करता है। ये दान ले लो भाई, ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो। तो फिरोडोक्सिन रिडक्टेज आया, फिरोडोक्सिन रिडक्टेज, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, कंपोनेंट 2 को। ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट 2 है, फिर कंपोनेंट 1 है। कंपोनेंट 2 जो होमोडाइमर है, डी नाइट्रोजन रिडक्टेज है, जो कंपोनेंट 2 है, जो आयरन क्लस्टर है, जो ये आयरन और सल्फर क्लस्टर है, ये जो कंपोनेंट 2 है, ये जो फिरोडोक्सिन रिडक्टेज है, फिरोडोक्सिन रिडक्टेज ने कंपोनेंट 2 को इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये ऑक्सीडाइज हो गया। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन था तो रिडक्टेज कहा गया, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पर अपने 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर ली है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो एरो ये अच्छे से बनाना है। ये एरो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, आयरन सल्फर क्लस्टर पर। यहाँ पर आयरन सल्फर क्लस्टर नया दिखा रहा। तो ये फिरोडोक्सिन रिडक्टेज आयरन सल्फर क्लस्टर पर आएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आगे 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। और यहाँ पर क्या होगा आगे, यहाँ पर इसी पर कंपोनेंट 2 पर ही जो 16 ATP बदल जाएगी 16 ADP पर और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पर। जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ATP का ही प्रयोग होगा। 16 ATP किस में बदल जाएगी, 16 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 16 में, ठीक है। यहाँ पर हमको देखो क्या क्या हमने 16 ATP भी दी, तो ATP किस में बदल गई, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया है, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गई है और 16 ADP मिल गई है। अब हमको क्या चाहिए, H2 चाहिए और 2 NH3 चाहिए, ये आगे मिलेगा। अब देखो, ये आयरन सल्फर क्लस्टर निकल के कंपोनेंट 1 में चला जाता है। यहाँ पर कंपोनेंट 1 में चला जाता है और यहाँ पर क्या था, ये अल्फ़ा था, ये भी अल्फ़ा था, ये बीटा था और ये भी बीटा था। ये क्या था, हेटेरोडाइमर था ये, ठीक है। ये क्या था, हेटेरोडाइमर था कंपोनेंट 1, उसकी बात कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन एंजाइम में जो 2 स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, तो ये कंपोनेंट 1 है। ये अब कहाँ, ये यहाँ पर कौन था, यहाँ पर आयरन था, यहाँ पर आयरन क्लस्टर, यहाँ पर भी आयरन क्लस्टर, ये ऐसे मिल रहे थे तो आयरन क्लस्टर बना रहे थे ऐसे। तो तो यहाँ पर आ जाता, अब यहाँ की तो प्रोसेस पूरी हो गई। अब यहाँ पर आ जाता है ये ऐसे। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आकर ये मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम है यहाँ पर और अल्फ़ा है। अल्फ़ा से होता हुआ ये N2 को NH3 में बदल देता है। यह क्या करता है, ये N2 को NH3 में बदल देता है। ये कैटालिटिक एक्टिविटी है। ये क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी, जो कौन दिखाता है, कंपोनेंट 1 दिखाता है कैटालिटिक एक्टिविटी। N2 को, नाइट्रोजन को
NH3 में बदल देना और H2 भी बना देना। तो ये सभी की सभी चीज़ें मिल गई हमको, 16 ATP, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 NH3 और H2। ठीक है। और देखो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है। देखो पाथ कैसा है, कैसा मैं कह नाइट्रोजनेज एंजाइम ने कैसा एक्टिविटी दिखाई। देखो सबसे पहले क्या हुआ, फिटोक्सिन रिडक्टेज आया, कंपोनेंट एक मिनट, हाँ सबसे पहले फिटोक्सिन रिडक्टेज आया, किसके कहाँ पर आया, आयरन सल्फर क्लस्टर के पास है जो कंपोनेंट 2 में है, वहाँ पर आया। वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। फिर वो काफ़ी आगे क्या हुआ, फिर हम गए आगे आयरन क्लस्टर पर जो कंपोनेंट 1 के पास है। फिर मोलिब्डेनम और आयरन के पास गए, कंपोनेंट 1 के पास है जो ऊपर है सबसे पहले। फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, N2NH2 NH3 बदल जाता है और H2 भी बनता है। ये कैटालिटिक एक्टिविटी है। और ATPase एक्टिविटी किसने दिखाई, कंपोनेंट 2 ने 16 ATP को 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल दिया। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम या मैकेनिज्म था। ओके जी, आगे हम देखते हैं कि नोड्यूल का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि लेग्यूम प्लांट के रूट और रहिजोबियम बैक्टीरिया, जो रहिजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो लेग्यूम प्लांट के रूट में चला जाता है, वो वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नोड्यूल, इसी के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो नोड्यूल है जो किस और एनारोबिक कंडीशन में करता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ उसका पिंक कलर होता है। लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक ऑक्सीजन सिक्वेंसर कालिया होता है, जो क्या करता है, ये देखो जो लेग हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब वहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाया हुआ है बैक्टीरिया ने। लेग हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, इसका पिंक कलर कर देता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, ताकि जो नाइट्रोजन एंजाइम है वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन एंजाइम है वो अनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए तभी काम करेगा। तो लाइक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही खा जाता है, स्क्वेंजर, इसलिए इसको ऑक्सीजन स्क्वेंजर भी कहा जाता है। नोड्यूलिंग जीन, यहाँ पर कुछ जीन है जो हेल्प करते हैं। जो नोड्यूलिंग जीन है ये नोड्यूल बनाते हैं प्लांट के, ये प्लांट के जीन है। और राइजोबियम जीन है जो जैसे कि नोड हो गया, नोड्यूलेशन जीन भी कहते हैं इसको हम, और ये नोड फैक्टर भी कह देते हैं इसको, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। नोड जीन यानी बैक्टीरिया वाले है जो, उसमें कॉमन नोड जीन ABC है और होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन भी है। अब हम देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट है, ये देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा नोडल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो जी, क्या देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट है, ठीक है, ये रूट हेयर है, यहाँ पर क्या है, रूट हेयर है, यहाँ पर रूट हेयर है। और ये क्या है, नोड्यूल है, ये नोड्यूल है। यहाँ पर रूट हेयर ली हमने, रूट हेयर का थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर करके दिखाया। रूट हेयर के अंदर रूट सेल है, ये रूट सेल है और ये रूट हेयर है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट हेयर से सिग्नल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जो बैक्टीरिया उसके पास आया है उस बैक्टीरिया के पास जाएंगे, राइजोबियम के पास, और राइजोबियम में जाके वो सिग्नल क्या करेंगे, नोड जी फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे। और फिर वो फैक्टर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, यानी कि क्या कर ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि वो RNA बना देंगे, ऐसे RNA जो उस प्रोटीन को बनाएंगे, नाइट्रोजन को बनाएंगे जो, इस प्रकार से। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंजाइम आएगा और नोड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, नोड फैक्टर आ जाएगा अभी वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ से सिग्नल आया था, सीधी सी बात है। नोड फैक्टर आते ही रिसेप्टर काइनेज, यहाँ ये क्या है, रिसेप्टर काइनेज है। रिसेप्टर काइनेज ये देखेगा कि कौन है ये कालिया, ये जो आया है, क्या जो मुझे चाहिए था वही आया है
या वो कोई और है। यदि वो जो मुझे चाहिए नोड फैक्टर है वो आया है तो ओके है, यदि वो नहीं आया तो उसको अंदर नहीं जाने देंगे। यदि नोड फैक्टर है तो वहाँ ठीक सा है, वहाँ पर क्या बन जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा, वहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा और जो राइजोबियम है वो अंदर चला जाएगा और फिर अंदर जाकर क्या करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा और नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और क्या बना जाएगा, बैक्टीरियोइड बना जाएगा। बैक्टीरियोइड क्या है, जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोइड। और बैक्टीरियोइड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि बैक्टीरिया उनके अंदर चला गया है और बैक्टीरियोइड क्या है, जहाँ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोइड। जो नाइट्रोजन अंदर चला जाता है और राइजोबियम अंदर चला जाता है इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा और उसका साइज बड़ा हो जाता है और जो नाइट्रोजन है वो तो NH3 में बदल जाता है। ये था नोडुल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई साहब, और कुछ करना मतलब बढ़ना इसका मैं कि रूट या सिग्नल जाएंगे राइजोबियम के पास, वो नोड फैक्टर बनाएगा, नोड फैक्टर ही आगे नोड फैक्टर बनाएगा। नोड फैक्टर क्या है, ये हमने पढ़ा था, देखो नोड फैक्टर नोडुलिंग जीन, जो नोडुल बनाएंगे, नोडुलिंग जीन, नोड फैक्टर, नोडुलेशन जीन आल्सो कॉल्ड नोड फैक्टर, नोड्यूल बना रहे हैं, नोड्यूल जिनके अंदर बैक्टीरिया रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और वहाँ से उसे क्या मिल जाएगी, खाना पीना मिलता रहता है बैक्टीरिया को। ये था जी कि नोड्यूल फॉर्मेशन। आगे है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कि कैसे मेटाबोलाइज करते हैं ये। तो देखो नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए ATP लगती है और नाइट्रोजन एसिमिलेशन की यूज कर लेते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो जो नाइट्रोजन में ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में और अमोनिया के फॉर्म में। मोस्टली तो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है और अमोनिया के फॉर्म में बहुत कम होता है, क्योंकि अमोनिया के फॉर्म में कम इसलिए होता है क्योंकि यदि अमोनिया का लार्ज अमाउंट होगा तो टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए, इसलिए वो ज़्यादा अमोनिया रखते ही नहीं है प्लांट अपने पास, नाइट्रेट के फॉर्म में ज़्यादातर रखते हैं। तो नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट से नाइट्राइट और नाइट्राइट से अमोनिया, और फिर जब अमोनिया बनाते ही एसिमिलेट कर लेते हैं। देखो ये यूज़ करते हैं अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ले लेते हैं नाइट्रेट भी। तो नाइट्रेट ले लेते हैं और अमोनिया भी ले लेते हैं, ठीक है। यदि अमोनिया ले लेते हैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और यदि नाइट्रेट की फॉर्म में ले लेते हैं तो उसको अमोनिया में बदल देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर नाइट्रेट के रूम में लेते हैं, क्यों, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा ले लिया तो टॉक्सिक हो जाएगा, इसलिए वो नाइट्रेट की फॉर्म में ले लेते हैं कि नाइट्रेट को हम आगे कन्वर्ट कर लेंगे, नाइट्रेट हमें इतनी दिक्कत भी नहीं देगा क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होगा। लेकिन इसको कन्वर्ट, लेकिन ये यूज़ तभी कर पाएंगे जब वो अमोनिया की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, NH4 की फॉर्म में आ जाएगा तब वो, ठीक है जी। आगे देखो नाइट्रेट, आगे देखो यहाँ पर नाइट्रेट और अमोनिया आ गया। मान लो यहाँ पर सोइल में क्या हो गया, सोइल में नाइट्रेट और अमोनिया आ गया, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ATP लगेगी और रूट के अंदर चला जाएगा। और नाइट्रेट है, यदि इसका यूज नाइट्रेट इसके अंदर आ गया, नाइट्रेट आ गया इसके अंदर रूट के अंदर, यदि इसकी ज़रूरत है अभी तो आगे चला जाएगा, नाइट्राइट में बदल जाएगा। यदि इसकी ज़रूरत नहीं है नाइट्रेट की तो इसको वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाएगा प्लांट के, ताकि आगे काम आ जाए नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की ज़रूरत है तो आगे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम आएगा जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। फिर नाइट्राइट रिडक्टेज आएगा, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा और अमोनिया के बनते ही प्लांट उसे यूज कर लेगा। सीधी सी बात है, ये अमोनिया के फॉर्म में ही यूज करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात, नाइट्रेट अमोनिया बाहर थे और रूट के अंदर आ गए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ATP लगा के, नाइट्रेट आया अंदर रूट के अंदर, यदि जरूरत है तो नाइट्राइट में बदल गया और फिर नाइट्रेट अमोनिया में और अमोनिया का यूज कर लिया गया। यहाँ पर वह एंजाइम है जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यदि नाइट्रेट की आवश्यकता नहीं है प्लांट को तो वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है, ये होमोडाइमर है, ये साइटोप्लाज्म में मिलता है और इलेक्ट्रॉन डोनर है इसका NADH और NADPH। और इसके बाद नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में जानकारी दी गई है, नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में जानकारी दी गई है कि नाइट्राइट जो नाइट्राइट रिडक्टेज है वो नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है,
जो सिंगल पेप्टाइड का है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, जो प्लास्टिक में मिलता है। और उसका जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका नाम है रेड्यूस थियोडोक्सिन है। उसका नाम क्या है? रेड्यूस थियोडोक्सिन। ये था जी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये हमने कंप्लीट कर लिया है सब कुछ इसमें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कुछ कमी लगी हो तो बता देना, सुधार लेंगे उसको हम। ओके जी, तो राधे राधे, जय श्री राम।